तो आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो उसी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को आगे बढ़ाने के बाद हम लोग को जो नया टॉपिक आज का वो परनोद है। क्या है? परनोद। और दूसरा है दाब। तो ये दो पहले हम लोग बात को क्लियर करेंगे कि परनोद किसको बोलते हैं और दाब किसको बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मान लो कोई भी चीज है, अगर जैसे मान लो अगर ये पेपर है, ये सतह है, ये क्या है? सतह। तो इस पर अगर लंबवत अगर बल लगेगा, लंबवत एकदम मतलब 90 डिग्री में, इस पेपर के 90 डिग्री में अगर बल लगता है, तो वही बल तुम्हारा क्या कहलाएगा? परनोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परनोद कहलाएगा। ध्यान से समझोगे, जो लिखा हुआ उसको समझने की कोशिश करोगे। कहता है परनोद क्या है? तो किसी वस्तु की सतह के, सतह समझ में आता है, तो बता रहे थे, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत, लंबवत मतलब अभी क्या बताएं? 90 डिग्री के साथ। तो अगर 90 डिग्री के साथ अगर बल लगता है, कितना डिग्री के साथ? 90 डिग्री के साथ अगर बल लगता है तो लगने वाला बल, तो बल को ही यहाँ पे क्या बोलेंगे? परनोद कहेंगे। बल क्या कहलाएगा? परनोद कहलाएगा। अब यहाँ बात आता है कि दाब फिर क्या होगा। तो कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परनोद वही दाब कहते हैं। अब बोलता है कि परनोद तो समझ में आ गया कि लंबवत लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? परनोद कहते हैं। यानी परनोद अपने आप में बल है। यहाँ पे ये बात पे जरूर याद रखना कि यहाँ पे परनोद जो है, परनोद, इसका मतलब यहाँ पे बल हो रहा है। क्या हो रहा है? बल। ठीक है। और दाब क्या बोल रहा है? तो दाब का कहना है कि जो परनोद लगेगा, क्या लगेगा? परनोद मतलब जो बल लगेगा, अगर वो बल किसी खास क्षेत्रफल पर, मतलब समझे, इकाई क्षेत्रफल पर अगर लगेगा, किसी इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर समझ लो, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे समझ लो। अगर 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर पर अगर कोई बल लगता है, परनोद लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दाब। क्या कहलाएगा? दाब। तो यहां से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर परनोद बल है, परनोद क्या है? बल है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। यहां तक भी समझ में आ रहा होगा। अब यहां समझो अगर दाब का निकालेंगे तो दाब का कैसे निकलेगा मात्रक? तो परनोद का मतलब अभी हम क्या बताएं? बल। बल का मतलब न्यूटन। और नीचे क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हम लोग किसी का निकालते हैं, अगर मीटर में तो क्या कहलाता है? मीटर स्क्वायर। अगर किलोमीटर में क्या कहलाएंगे? किलोमीटर का स्क्वायर। तो अगर इसी को हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर ये पर हटता है तो हम लोग जानते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर के लिए हम -2 लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो? माइनस को पहले पढ़ते हैं ऐसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वही बात देखो लिखा हुआ है कि दाब क्या हुआ? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, याद बात रखना है, प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब एक क्षेत्रफल पर, मतलब एक इकाई वाला क्षेत्रफल पर, मतलब एक इकाई जितना भी 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगने वाला परनोद को क्या नाम देंगे? दाब देंगे। याद रहेगा ना? और परनोद क्या है? तो किसी भी सतह पर, किसी भी वस्तु के सतह पर लगने वाला परपेंडिकुलर लंबवत बल को क्या नाम देंगे? परनोद। और उसी में अगर क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो चीज? दाब। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर सतह पर लग रहा है बल, तो बल कहलाएगा परनोद। और परनोद अगर लग रहा है किसी एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्या बन जाएगा? दाब। मतलब अगर हम लोग दाब का सूत्र बोला जाए तो इतना तो समझ में आ गया कि परनोद बटा क्षेत्रफल बोलना होगा, है ना? और हम अभी बताएं परनोद बोलो या फिर बल बोलो। इसका अगर हम दूसरा ये भी बोल सकते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। क्या गलत हो जाएगा? बल बटा क्षेत्रफल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा। तो हम लोग दाब को ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? है ना? बल बाई क्षेत्रफल।
और यहाँ क्षेत्रफल कैसा क्षेत्रफल होगा, एक एकांक क्षेत्रफल होगा, इकाई क्षेत्रफल होगा। अब वही चीज लिख दिया, दाब का मात्रक। आखिर दाब का मात्रक क्या होगा, तो हम बताएं बल का मतलब परनोद है, और परनोद का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। यानी दाब का एसआई मात्रक निकालना होगा, हमको ऊपर में लिखना होगा बल का एसआई मात्रक, जैसा कि अभी बताएं ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, बल का एसआई मात्रक, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्षेत्रफल का मात्रक। अब क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ क्षेत्रफल लिखा गया है मीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि त्रिज्या आर के लिए त्रिज्या, क्षेत्रफल अगर सर्कल में लग रहा है तो वो त्रिज्या, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए था, और यहाँ लिखना चाहिए क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ इस आर स्क्वायर को फिलहाल हटा दे रहे हैं। यहाँ तुम लोग इसको ऊपर कैसे लिखे हैं, बल का एसआई मात्रक, तो क्षेत्रफल का भी यहाँ क्या लिखना चाहिए था, क्षेत्रफल का भी एसआई मात्रक है ना। तो यहाँ कर देते हैं क्षेत्रफल का भी एसआई मात्रक लिखे हैं। ये समझ में आ रहा है अच्छे सब कि बल का अगर एसआई मात्रक न्यूटन होता है तो क्षेत्रफल का भी एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो 3 तरीका से लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसमें क्या लिखा है, न्यूटन लिखा है ऐसे, पर दिया इसे, इसमें लिखा ऐसा है, यहाँ इक्वल है, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही होगी, बात तो समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। कि पढ़ना कैसे वो हम बता रहे हैं, तो गलती नहीं करना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब माइनस वाला को पहले पढ़ेंगे, मीटर स्क्वायर बोलने से पहले पढ़ेंगे पर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और हम एक बात अब बताना चाह रहे हैं, यही पूरा को ना एक शब्द में हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। और पता है इसको शॉर्ट फॉर्म लेते हैं PA, मतलब दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल होता है, जिसे हम लोग किस अक्षर से दर्शाते हैं, PA से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे बात समझ में आया होगा। पहले परनोद क्या है, तो परनोद का मतलब बताएं किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला, सतह से सतह पर लंबवत लगने वाला बल का नाम हो गया परनोद। और दाब का हो गया तो वही परनोद है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा, तो क्या कहलाएगा, दाब। क्या कहलाएगा, दाब। और दाब का मात्रा कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दाब का सूत्र अभी बताए ना, दाब का सूत्र क्या होता है, परनोद बटा क्षेत्रफल, या कह सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल मतलब ऊपर में क्या लेना होगा, बल का एसआई मात्रक, और नीचे क्षेत्रफल के नीचे क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। और बल का एसआई मात्रक पहले पढ़ चुके, न्यूटन होता है, जिसको हम लोग n अक्षर से दर्शाते हैं। और नीचे लिखते हैं क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, इसीलिए ये बन गया तेरा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम ये भी बताएं कि दाब का एसआई मात्रक जो पास्कल है, जिसको PHA से दर्शाते हैं, तो किसी और को नहीं बोलते, इसी को एक शब्द में बोलते हैं, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। जैसे तू लोग को हम पहले ही बताए थे कैसे, कि केजी है ना, जिसे जो बल, ये जो तुम्हारा बल का निकलता है ना न्यूटन, तो न्यूटन का जो बल का जो मात्रक होता है, सूत्र होता है, बल बराबर m गुना a होता है, याद है। तो कैसे बताए थे कि मास का होता है केजी, और जो त्वरण होता है उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूरा इसको जब मिला के हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको एक शब्द में हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूटन। वैसे ही समझ लो अभी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक शब्द में क्या बोलेंगे, पास्कल। दाब को प्रभावित करने वाला कारक, आखिर ऐसा कौन कौन सा चीज है, ऐसा कौन कौन सा कारक है जिस पर प्रभाव पड़ता होगा, किसका, दाब का। मतलब दाब का किस किस चीजों पर प्रभाव पड़ता होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे दाब पर प्रभाव पड़ने वाला कारक। तो यहाँ 2 कारक की बात कर रहे हैं। पहला लगाया गया बल, तुम जो बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है, ठीक है।
दूसरा सतह का क्षेत्रफल कि तुम्हारा जो सतह है कितना है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर गैस सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो उसका गैस का क्या होता है, गैस का जो पार्टिकल होता है पूरा अंदर के कंटेनर के दीवार में बल लगाता है। तो उसके लिए तो क्षेत्रफल पूरा बेलन हो गया, क्योंकि पूरा अंदर में पूरा बेलन के आकार जितना बड़ा उसमें पूरा बल लगा रहा है, पूरा दाब लगा रहा है पार्टिकल, तो वहां तो क्षेत्रफल पूरा हो गया बेलन का क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम वहां पे पता करेंगे किसी एक इकाई पर कितना बल लग रहा है तो फिर हम वही दाब लगाएंगे। दाब क्या कहता है कि बल तो लगेगा लेकिन किसी एक इकाई क्षेत्रफल पर। समझ में आ रहा है? तो यह दो बातें, क्योंकि भाई दो चीज ही हैं किसके लिए, दाब के लिए। दाब के लिए दो ही चीज तो है, एक तो बल, दूसरा क्षेत्रफल। कितना बल लग रहा है, कितना क्षेत्रफल में लग रहा है, अगर ये दोनों पे ही तो निर्भर करेगा दाब। बल अगर ज्यादा लग रहा होगा इसका मतलब दाब भी ज्यादा होगा। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा ना तो बल मतलब दाब कम लगेगा। सोचो, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब क्या होगा, कम लगेगा। हम तुमको बड़का वो गद्दा दे देंगे, बोलेंगे तुम यहाँ पे बल लगाओ, तो तुम कहीं एक ही जगह पर बल लगाएगा, पूरा में जैसा बल लगा पाएगा क्या, नहीं। अगर बड़ा छोटा सा गद्दा दे देंगे तो पूरा बैठ जाएगा उसमें, तो उसमें बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि जगह जगह में। समझ में आ रहा है खाना खा जा रहे हैं? मतलब क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध है दाब का। क्षेत्रफल ज्यादा, दाब कम। क्षेत्रफल कम, इसीलिए तुम लोग देखा होगा जो बड़ा बड़ा टायर, बड़ा बड़ा जो गाड़ी चलता है उन लोग का टायर पतला क्यों नहीं देता है, उन लोग का भी तो टायर पतला आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लोग का टायर मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा आता है। समझ रहे हैं? चौड़ा रहने से क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो गाड़ी का जो वजन है, दाब है, उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा, तो गाड़ी आसानी से चलेगा। अब तो सोचो, अगर हम बड़ा बड़ा जो ट्रक लोग है उसका टायर की जगह हम अगर साइकिल का टायर लगा देंगे तो गाड़ी का जो भार है, यानी जो बल है, जो वजन है, टायर पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि टायर का क्षेत्रफल कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात ये सोचो, अगर तुम्हारे पास पेन होगा तो है ना, पेन के एक तरफ इधर का जो क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, इधर का क्षेत्रफल क्या होगा, कम। तो अगर हम इधर ऐसे दबाएंगे तो इधर से जो दाब लगे वो कम लगेगा। समझ में आ रहा ना? लेकिन उतने बल अगर हम इधर से लगाएंगे तो दाब ज्यादा होगा। इसीलिए दीवार पे जब हम लोग कांटी ठोकते हैं, देखना एक तरफ कांटी का क्षेत्रफल कम होता है, एक तरफ कांटे का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। हम लोग किधर से लगाते हैं, इधर कम क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब फिर कम लगेगा। मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्षेत्रफल के साथ, याद रखना, इस दाब का क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध है, इसका सीधा संबंध है बल के साथ। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना दाब होगा, है कि नहीं? जितना कम दाब लगाएंगे, मतलब जितना कम बल लगाएंगे उतना कम दाब होगा। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल का। अगर क्षेत्रफल ज्यादा, दाब कम। समझ में आ रहा है? तुम लोग ये भी देखा होगा कि जो स्कूल का बैग होता है, बैग, थोड़ा सोचो, बैग के जगह पट्टी जो हम लोग लगा रहता है बैग में, उसके जगह सोचो पतला सा धागा अगर बांधले रहेंगे, पतला सा मजबूत धागा, तो लगेगा कंधा मेरा कट गया, क्योंकि पतला धागा तुम्हारे कंधा पे ज्यादा दाब लगाएगा। क्या पता है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है, पट्टी का क्षेत्रफल कम रहेगा तो तुम्हारे कंधे पे ज्यादा दाब लगेगा। पट्टी जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा तुम्हारे कंधा पे दाब उतना कम लगेगा। कभी तुम लोग ट्राई किया होगा घर में पानी भरने के समय, कुआं से अगर पानी टानता होगा तो पतला रस्सी से टानना, हाथ में ज्यादा बल लगेगा, हाथ में ज्यादा दाब लगेगा, क्योंकि लगेगा हाथ कट रहा है। लेकिन अगर मोटा रस्सी रहेगा तो आसानी से निकल जाता है पानी। इसका मतलब मोटा रस्सी, क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो उसमें मेरा दाब कम। समझ पा रहा है? बहुत उदाहरण हो गया क्या, दाब और क्षेत्रफल को लेकर बहुत उदाहरण हो गया, उतना काफी है समझने के लिए। तो ये पेज क्लियर हो गया ना पूरा कि प्रणोद क्या है? प्रणोद क्या है? किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल है। तो फिर दाब क्या है? तो किसी वस्तु पर
कोई भी मतलब वस्तु हो लेकिन उसका क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल पर, तो बोलेंगे कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला परनोद, क्योंकि याद रखना बल यहाँ पे भी लगना चाहिए लंबवत ही, इसीलिए परनोद का इस्तेमाल किया जा रहा है। परनोद अपने आप में क्या है, लंबवत बल है, ठीक है। यानी कि दाब के लिए भी लंबवत बल चाहिए। कैसा बल चाहिए, लंबवत बल, पर ध्यान देना है इकाई क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कर दिए, केवल लंबवत बल किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो उसको परनोद कर दिए। अब फिर हम ये बात बताएं कि आखिर इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे निकला। फिर हम ये बताएं कि आखिर दाब को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। तो दाब को प्रभावित करने वाला कारक दो निकला, एक कितना बल लगा रहे हैं, दूसरा सतह का क्षेत्रफल कितना। तो सतह का क्षेत्रफल के साथ का संबंध समझ में आ गया कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा दाब कम होगा, ठीक है। हम यहाँ बगल में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को बाद में याद रहेगा। नोट के तौर पर हम क्या लिख देते हैं इसको कि दाब नहीं क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल पे बात करेंगे कि क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल अधिक है या ज्यादा बोलो, अगर क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम है ना, और अगर क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इसका उल्टा वाला हम लिख दिए। बाकी बल ना तो जान रहा है, जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा दाब, जितना कम बल उतना कम दाब। दाब का मतलब है, हम लोग सिंपल भाषा में दबाना समझते हैं ना, दबाना, तो दबाना वही दाब है, ठीक है। बस किसी को दबाना है, गला दबाना है तो गला नहीं दबा देना, गला भी दबा रहे हो परपेंडिकुलर। हम लोग दरवाजा भी खोलते हैं उस समय कैसे बल लगाते हैं, कैसा बल लगाते हैं, ऐसे धकलते हैं, पकड़ के ऐसे धकलते हैं, तो हम लोग कैसा बल लगा, लंबवत बल लगा रहे हैं वहां पे भी, है कि नहीं, लंबवत बल लगाते हैं दरवाजा खोलने के टाइम भी। तो सबसे मस्त याद है ना, दीवार में कांटी ठोकने वाला है ना, दीवार में कांटी ठोकते हैं, कांटी का क्षेत्रफल जिधर कम होता है उधर से दाब ज्यादा लगता है, इसीलिए कांटी दीवार में घुस पाता है। उसके उल्टा साइड ला दीवार में घुसाने की कोशिश करना तो कांटी का नहीं घुसेगा ना, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, वो जाएगा ही नहीं अंदर, कितना देर से लगा दे कांटी टेढ़ा हो जाएगा लेकिन नहीं घुसेगा। इधर कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा मजबूत दीवार होता है तो आगे से ठोकने के बावजूद भी तो देखते हैं कांटी टेढ़ा हो जाता है। बोर्ड टांग रहते हैं, कांटी ठोक रहे थे दीवार में तो कांटी टेढ़ा हो गया, मतलब कांटी मजबूत नहीं था, कांटी नरम हो गया, दीवार मजबूत हो गई है पानी पड़ के। अब इसके बाद जो हम लोग का तरल में दाब पढ़ना है ना। आखिर तरलों में दाब का मतलब जो भी तरल पदार्थ है, चाहे पानी है चाहे गैस है, हम तुम लोग की बात ही बता रहे थे कि अगर हम लोग किसी टंकी में पानी रखते हैं तो क्या होता होगा, पानी किधर बल लगाता होगा, तो जिस टंकी में रखते हैं उसके ऊपर दीवार में बल लगाता होगा। अगर हम लोग घर का जो हम लोग पानी यूज करते हैं उसको डब्बा में पानी रखते हैं तो पानी किधर बल लगा रहा होगा, दीवार में। उसको जांच कैसे करेंगे, तो उसका डब्बा में छेदा कर देना पानी बाहर निकलने लगेगा तेजी से। इसका मतलब बल लगा रहा तभी तो पानी बाहर निकल रहा है, अगर बल नहीं लगा तो पानी बाहर निकलता। छवा घड़ी तुम लोग सब एक्सपेरिमेंट किया होगा, कौन वाला, प्लास्टिक में पानी भरा होगा, प्लास्टिक में पानी भर के कहीं जगह कूच देता होगा, है ना, पानी बहुत तेजी से निकलता होगा। लेकिन जैसे जैसे पानी का मात्रा कम होता जाता होगा वैसे वैसे पानी का दाब भी कम होता जाता होगा। पानी का जो तरल का पदार्थ है वो भी तरल पदार्थ का दाब भी कम होता जाता होगा। अभी तुम लोग देखा होगा नदियां में बाढ़ आया था, पानिया कम था तो दाब भी कम था, प्रेशर भी कम था, पानी बहाव भी कम था, है कि नहीं। लेकिन जिस दिन पानी ज्यादा आया था पूरा बहाव भी तेज था, बड़ा बड़ा चीज को लोगों बहा के ले लिया, देखा था ना। तो इसका मतलब कि तरल में भी भाई दाब होता है, प्रेशर होता है, इंग्लिश में उसको प्रेशर बोलते हैं दाब को, है ना, तो प्रेशर होता है। तो देखो, तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं इसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं तरल पदार्थों में दाब के बारे में। तो यहाँ क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, कहता है सभी द्रव मतलब तरल पदार्थ या फिर गैस, जो कि तरल का मतलब होता है बहने वाला, तो बहने में भाई तेरा द्रव भी बहता है और गैस भी बहता है, और बहने के कारण ही ये लोग दोनों को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक शब्द में तरल पदार्थ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
तरल पदार्थ बोलते हैं। यानी यहाँ द्रव और गैस दोनों कैसे चीज है? तरल है। तरलों में भार होता है। कौन चीज होता है? भार होता है। तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर तथा दीवारों पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। यही बात तो वही बता रहे थे, जिस पर इसको रखते हैं उसके दीवार पर उसके पेंदी में क्या करता है? बल लगाता है, दाब लगाता है। आधार मतलब समझ रहे हैं ना? आधार मतलब पेंदी में है ना, पेंदा पूछता है ना, जहाँ रखते हैं नीचे वाला हिस्सा। दीवार समझ रहे हैं? बर्तन के चारों तरफ है ना, पेंदी और दीवार, क्योंकि ऊपर तरफ बल लगाता है पानी। लेकिन अगर गैस रखेंगे तो गैस रहबे नहीं करेगा खुला बर्तन में। गैस को रखने के लिए हमको बंद बर्तन चाहिए, और बंद बर्तन में रहेगा फिर वो ऊपरों तरफ बल लगाएगा, ऊपरों तरफ दाब लगाएगा। तो कहता है किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित हो जाता है। जैसे हम लोग डालते हैं, ठीक है, वो चारों तरफ बल लगाता है। ऐसा थोड़ी ना कि पानी केवल नीचे बल लगा रहा है, पानी नीचे के साथ साथ दीवारों पे भी बल लगा रहा है। अगर पानी है तो तरल पदार्थ के रूप में पानी है तो, और अगर गैस है तब तो फिर वो सभी दिशाओं में बल लगाएगा, ठीक है। और वो बल कैसा लगाएगा? सभी दिशाओं में समान बल लगाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे बल कम लग रहा होगा, कहीं पे बल अधिक लग रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? सभी दिशाओं में समान बल लगा रहा होगा। लिख भी दिया कि दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचयित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बल कम हो रहा होगा तो ना, जितना बल लग रहा है उतना बल लगता रहेगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वहां से अगर हम और प्रेशर में डालते जाएंगे, प्रेशराइज करते जाएंगे, लिक्विड गैस और भरते जाएंगे। जैसे एक 5 किलो का टंकी है ना, हम शुरू में 1 किलो अगर हम क्या करते हैं उसमें गैस भरते हैं तो उस समय का दाब अलग होगा। हाँ, लेकिन सब तरफ सेम होगा। फिर हम 1 किलो की जगह 2 किलो गैस भरेंगे तो उस समय का प्रेशर अलग होगा। फिर 3 किलो डालेंगे, अंदर में प्रेशर और बढ़ते जा रहा होगा, क्योंकि वहां द्रव का पदार्थ की संख्या बढ़ते जा रही है। समझ रहे हैं ना? लेकिन 5 किलो से 6 किलो नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका जगह 5 किलो का है, तो 6 किलो कैसे भराएगा? अगर भर भी देते फिर टंकी फटने का, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा अंदर में ना, तो पता चलेगा टंकी ब्लास्ट करेगी। समझ रहे हैं ना? तो जिसका जितना अपना मात्रा है उतना ही भरना पड़ेगा, उससे ज्यादा भर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये समझ में आया ना? क्या बताया कि सभी द्रव या गैस जो है तरल होते हैं और तरलों में भार होता है, तथा वह जिस बर्तन पर रखे जाते हैं उसके आधार पर और दीवारों पर दाब लगता है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान, मतलब जितना भी द्रव्यमान की बात करेंगे हम, उसके तरल पर लगने वाला जो दाब होगा सभी दिशाओं में बिना घटे क्या हो जाएगा? संचारित हो जाएगा, चलेगा, सब तरफ उतना ही बल लगेगा, दाब लगेगा। समझ में आया? चलो फिलहाल हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं। कहाँ? उत्प्लावकता। किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पहले इसको समझता कि उत्प्लावकता होता क्या है। तो ध्यान तो लोग दिया होगा, कभी न कभी तो ऐसा महसूस जरूर किया होगा। डब्बा में पानी रहता होगा, पानी में जैसे हम लोग हाथ डालते हैं तो ऐसा जरूर महसूस होता है कि पानी भी हम लोग के ऊपर, पनिया भी हम लोग के ऊपर बल लगा रहा है, ऐसे ऊपर की दिशा में। कभी तुम बोतल, खाली बोतल को डब्बा में डालने की कोशिश करना, क्या होता होगा कि बोतल में भी पानी क्या कर रहा होगा? बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। हम लोग बल लगा रहे हैं नीचे की तरफ, पानी बल लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ ऊ से समझना ही, उत का मतलब होता है ऊपर है ना। तो उत्प्लावकता का मतलब है कि पानी में जो बल लगता है किसी भी वस्तु का ऊपर के दिशा बल लगता है। तो ध्यान सुनना, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है, तरल मतलब फिलहाल यहाँ समझ लो पानी में डुबाया जाता है, तो वस्तु का भार जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु का भार है तो जी पर निर्भर करता है। हम बताएं तो W बराबर mg, तो जी पर निर्भर करता है। वस्तु को नीचे की ओर तरल पर ऊपर की तरफ बल लगता है। हम लोग क्या बोला कि वस्तु क्या करता है? नीचे की तरफ बल लगेगा। अगर हम कोई वस्तु डुबाते हैं, हम लोग मान लो बल नहीं लगा रहे, डुबाते हैं तभी तो उसका भार होगा, वो किधर बल लगाएगा? नीचे की तरफ। और पानी इस पर क्या बल लगाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ कहता है तो ऊपर की तरफ बल लगता है। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की दिशा में आरोपित होता है, लिखा है ना। उत्प्लावन यहाँ लिख सकता था कि ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। कौन सा बल? इस बल का परिणाम द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। देखो ये बात याद रखना, किस पर निर्भर करता है? घनत्व पर। घनत्व पर कि कितना घनत्व के साथ तुम्हारा द्रव है। अब यहाँ ध्यान देना,
वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, अब हम ये बोलेंगे, ध्यान सुनना तब समझ में आएगा ना। अगर हम बोलेंगे कि जो वस्तु है मेरा पानी में डाले, इसका जो लगाने वाला बल था और जो पानी द्वारा लगाने वाला बल था, हम बोलेंगे पानी द्वारा लगाने वाला बल जो था ना वो कम था, तो वस्तु क्या होगा? वस्तु क्या होगा? डूब जाएगा। क्योंकि ई कम लगा रहा है, अरे ज्यादा लगा रहा है, ई क्या कर जाएगा? डूब जाएगा। अब हम ये बोलेंगे ई भी लगा रहा है बल, वो भी लगा रहा है बल, और दोनों का बल लगभग बराबर हो चुका है, तब क्या होगा? ई क्या करेगा? वस्तु डूबेगा कि तैरेगा, कि आधा डूबेगा कि आधा तैरेगा? आधा डूबेगा आधा तैरेगा। अगर लगभग बराबर लग गया तो, अरे पूरे बल लगा दिया जाएगा और इसका बल बहुत कम हो गया तो तैरेगा एकदम पूरा सतह में जाकर तैरेगा। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज देखने लिखा हुआ है कि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अगर ज्यादा है ना, वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल है मतलब वस्तु का द्वारा लगाया गया बल ज्यादा है और उत्प्लावन बल क्या है? कम है। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? वस्तु डूब जाएगी। कहता है वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल बराबर है उत्प्लावन बल का, तो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। लेकिन याद है ना, इस केस में वस्तु देखेगा, जैसे तुम लोग नदी तरफ जाता होगा, नदी की तरफ जब जाता होगा तो बड़ा बड़ा लकड़ी रहता है देना, कैसे तैरता है? आधा देना डूबा रहता है, आधा तैरते रहता है। यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है कि नहीं? देना लोहा का कील आज होता है डूब जाता है, जबकि पानी का जहाज पानी में आसानी से तैरता है, क्योंकि ये लोहा का जो है उसका क्षेत्रफल भी कम है कि नहीं? और जहाज का क्षेत्रफल भी ज्यादा, जहाज का बनावट भी थोड़ा अलग होता है ताकि वो आसानी से पानी में तैर सके। फिर भी तो देखा होगा ना कि लोहा का कील से भी ज्यादा भारी से भारी चीज भी तो पानी में तैरता है। उसके पीछे कारण क्या है? बस लगाने वाला बल। अगर कांटी भले तने हुए, लेकिन जिस जगह पे रखे पानी में, उस जगह पे पानी जो है उसको कम बल लगा रहा होगा और कांटी ज्यादा बल लगा रहा होगा, तो कांटी क्या करेगा? डूब जाएगा। कांटी क्या करेगा? डूब जाएगा। तो सब यहाँ खेला किसका है? लगने वाला बल और लगाने वाला बल पे। लगने वाला बल यानी पानी के द्वारा लगने वाला बल, तो पानी के द्वारा लगने वाला बल उत्प्लावन बल, और जो वस्तु है उसके द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल? भार। हम क्या बताए थे पहले भी कि हम लोग के द्वारा किसी पर बल लगाना क्या कहलाता है? भार कहलाता है। मतलब हम लोग का भार और वस्तु का पानी का उत्प्लावन बल, यही दोनों के बीच की खेला है। अगर मेरा भार और वस्तु पानी का द्वारा लगाया गया भार दोनों बराबर हो जाए तो तैरेगा। और याद रखना कि मेरा भार बहुत कम है और पानी का भार बहुत ज्यादा है, तो याद रखना पूरा सतह में तैरेगा, पूरा सतह में। ठीक है? तो वो केस भी तुम लोग लिख लेना, 3 केस। ठीक है? एक तो बताया वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल ज्यादा मतलब कम होगा, तो वस्तु क्या करेगा? डूब जाएगा। एक बात बताया कि वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल बराबर हो जाए उत्प्लावन बल से, तो वस्तु तैरेगा। लेकिन ये कैसे तैरेगा? उसको क्या बोलते हैं? एक होता है पूरा डूब जाएगा, मतलब पूरे तैरेगा, सतह में तैरेगा। तो ये सतह में तैरने वाला केस नहीं है। ये कैसे तैरेगा? आधा, है ना? आधा डूब के आधा मतलब ऊपर निकला हुआ रहेगा सतह पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आंशिक। क्या बोलेंगे? आंशिक। मतलब उसका कुछ अंश है, आंशिक भार, है ना? याद रखना कैसा भार? आंशिक भार। लेकिन हम तो कोई बात बोलने जा रहे हैं, ये वाला ध्यान दें। तीसरा नंबर, अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल कम होगा और उत्प्लावन बल ही ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान देना, देखो तो शॉर्ट में वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल मतलब इसको हम लोग चाहेंगे तो W लिख सकते हैं, और इसको हम लोग उत्प्लावन बल को फिलहाल F लिख देते हैं, है ना? उत्प्लावन बल क्या लगा रहा है? फिलहाल F लिख दे रहे हैं। तो अगर ये वाला हम लोग का जो वजन है, वस्तु का जो वजन है वो कम हो जाए और बल ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा? इसका निष्कर्ष क्या निकाल देंगे? हाँ, इतना तो जानते हैं कि वस्तु तैरती है। वस्तु क्या करेगी? वस्तु
तैरती है, लेकिन कैसी तैरेगी याद रखना, सतह। जैसे तुम लोग देखा होगा खाली बोतल को पानी फेंकना है ना, खाली बोतल को पानी में फेंकना, वो पूरा क्या करता है, एकदम सतह में तैरता है, देखा है ना। और वह बोतलों में तैरना, पानी बोझ लेना, बस पानी भर लेना, उसके बाद फेंकना। जितना पानी भर लगा उसका कुछ हिस्सा तक वो पानी बोतल क्या करता है, डूब जाता है। क्योंकि भाई अब पानी घुस गया तो उसके अंदर अब भार आ गया है, अब भार आ गया तो वो अपना पानी पे भार लगाएगा जरूर कुछ ना कुछ, और पानी भी अपना भार लगाएगा, मतलब भार बोलते हैं, पानी अपना बल लगाएगा। पानी द्वारा लगाया गया बल को याद रखना, कौन सा बल होगा, उत्प्लावन बल, ठीक है। पानी द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाएगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उत्प्लावकता समझ में आ गया, उत्प्लावन बल क्या होता है वो समझ में आ गया। उत्प्लावकता जो है लगने वाला बल हो गया तुम्हारा, है ना, जिस वस्तु पर लगता है। चलो तो आज हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले दिन इसके आगे के टॉपिक को करेंगे, ठीक है।